नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आज विश्लेषण होगा कृषि कानूनों की वापसी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह देश के नाम 19 मिनट का एक भावुक और सधा हुआ संदेश दिया, जिसमें कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान हुआ। पीएम मोदी के इस ऐलान से पूरा देश हैरान रह गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक ऐसे नेता की है जो कड़े और निर्णायक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। आर्टिकल 370 से लेकर ट्रिपल तलाक, नोटबंदी जैसे कई ऐसे फैसले हैं जिन पर तमाम विरोध के बावजूद मोदी सरकार पीछे नहीं हटी। लेकिन किसान आंदोलन पर पीएम मोदी ने कदम पीछे खींच लिया। ये भी कहा कि कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए किया गया फैसला था और उसे वापस लेने का फैसला देश हित में किया गया है, क्योंकि उनकी सरकार कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रही। सवाल यह है कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत वाली सरकार और मोदी जैसा जनता से कनेक्ट रखने वाला मुखिया किसानों को क्यों नहीं समझा सका? क्यों? इसी पर आधारित आज की कवर स्टोरी मास्टर स्ट्रोक की। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। मंथन हुआ। 19 नवंबर की सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 19 शब्दों की गूंज देश भर में कुछ यूं सुनाई दी। कृषि कानूनों की वापसी की खुशी में किसानों ने कहीं जलेबी बांटी तो कहीं पटाखे फोड़े। जो खुशी है वो अब दिख रही है और ये आतिशबाजी यहाँ पर चलाई जा रही है, खुशी मनाई जा रही है किसानों की तरफ से। गाजीपुर बॉर्डर पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पटाखे चलाए जा रहे हैं किसानों की तरफ से। ये नजारा किसान आंदोलन का केंद्र दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का था। आंदोलन का दूसरा सबसे बड़ा ठिकाना दिल्ली का सिंघू बॉर्डर है। यहाँ युवा किसानों के जश्न का नजारा दिखा। सिंघू बॉर्डर पर जश्न का माहौल है, किसान खुशियां मना रहे हैं। खासतौर पे उत्साह है युवा किसानों में। सिंघू बॉर्डर पर साल भर से आंदोलन चल रहा है कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर, और देख सकते हैं आप ट्रैक्टर पर ही युवा किसान जो है वो नाच गा रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी का जश्न देश के अलग अलग हिस्सों में भी कुछ इसी तरह नजर आया। पंजाब से लेकर पीलीभीत तक और मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक किसानों ने जश्न मनाया। कृषि कानूनों से नाराज किसानों के तबके ने इसे अपनी जीत करार दिया। यह हमारे किसान भाइयों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा। किसानों को गुरुपर्व का तोहफा मिल गया। हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, अभी हमें उसकी और हिम्मत मिल रही है कि हाँ, हम जीतेंगे एक दिन। अभी जीत जरूर है, लेकिन पूरी जीत अभी नहीं हुई है। कृषि कानूनों की वापसी का जश्न मना रहे ये वही किसान हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि साफ नियत के बावजूद वो किसानों के एक तबके तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। देश के प्रधानमंत्री का ये कहना कि कृषि कानून के फायदे सरकार किसानों के एक तबके को नहीं समझा सकी, इससे सवाल ये उठता है कि कानूनों में ऐसा क्या था जो सरकार ने पूरी ताकत और समय लगाने के बाद भी समझाने में नाकाम रही, वो भी ऐसे नेतृत्व के मौजूद होते हुए जिसे भारतीय राजनीति में संवाद का एक्सपर्ट माना जाता है। देखिए, कृषि कानून को समझना इसलिए ज़रूरी है और क्यों बार बार इसके ऊपर जो है लगातार आलोचना होती रही, इस बात को समझना भी ज़रूरी है।
कौन से वो बिंदु हैं जिसे सरकार समझाने में नाकामयाब रही, वो अब आप समझ लीजिए। कृषि कानूनों को सरकार किसानों की खुशहाली का गेटवे मानती है और विरोध करने वाले किसानों के गले का फंदा। इन्हीं किसानों को केंद्र सरकार समझाने में नाकाम रही और इसीलिए समझना जरूरी है कि वो कौन से पहलू हैं जिसकी वजह से नौबत कानून वापस लेने की आ गई। 3 कृषि कानूनों में पहला कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। इसके तहत किसान को अपनी उपज सरकारी मंडी यानी एपीएमसी में के बाहर बेचने का हक दिया गया, लेकिन विरोध करने वाले किसानों की दलील यह थी कि इससे एपीएमसी कमजोर होगी। इस कानून के तहत सरकार का मकसद था कि किसानों को बेहतर दाम पर उपज बेचने की आजादी मिलेगी, लेकिन विरोधियों की दलील थी कि इससे बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खरीद की छूट मिल जाएगी। सरकार की दलील थी कि निजी खरीदारों से किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन किसानों का कहना था कि इससे बिना पंजीकरण के फसलों की खरीद होगी। कृषि कानून का दूसरा हिस्सा किसान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम है। इसी कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट खेती का प्रावधान था, लेकिन विरोध करने वालों की दलील ये थी कि इससे किसान बंधुआ मजदूर बन जाएगा। सरकार का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर नुकसान होता है तो भरपाई करार करने वाला करेगा, लेकिन इसके विरोध में दलील दी जा रही थी कि विवाद होने पर कमजोर किसान कारोबारियों से कैसे लड़ेगा। सरकार का कहना है कि नए कानून से फसल खराब होने पर भी किसान को दाम मिलेंगे, लेकिन विरोध कर रहे किसानों के मुताबिक कारोबारी विवाद के निपटारे के लिए महंगे वकील करेंगे और किसान उलझता रहेगा। तीसरा कृषि कानून आवश्यक वस्तु संशोधन से जुड़ा है, जिसके तहत अनाज, दाल, तिलहन और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटा दिया गया। किसान संगठनों का कहना है कि इससे सीधे सीधे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचेगा। इस कानून में ये प्रावधान था कि आपातकाल छोड़कर कोई भी असीमित खरीद कर सकता है, लेकिन इसके विरोध में ये दलील दी जा रही थी कि इससे तो जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा। और बड़ी पिक्चर ये है कि कृषि कानून का जो विरोध करने वाले हैं उनकी दलील ये थी कि उद्योगपति किसानों का शोषण करेंगे, जबकि सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि इससे छोटे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने भी आज इसी बात को दोहराया। देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक सरकार कृषि कानूनों की इसी मंशा को कुछ किसानों तक नहीं पहुंचा सकी, और सच यही है कि कृषि कानून पर ना तो किसानों में एक राय बन सकी और न ही एक्सपर्ट्स इसे लेकर एक मत हुए। कि किसानों के हित में कुछ सुधार किए गए थे, लेकिन आंदोलनकारी किसानों के दबाव के सामने सरकार झुक गई है, घुटने टेके हैं और ये कानून वापस लिए गए हैं। बहुत ही किसानों के लिए हानिकारक बात हुई है। जो 85% जो हमारे छोटे और मझौले किसान हैं वो मार्केट को डील नहीं कर सकते हैं, और ये जो कृषि कानून थे ये सिर्फ मार्केट को आगे बढ़ावा देने वाले थे। तो मार्केट में जो छोटा होता है, जिसके पास पूंजी कम होती है, वो उससे मार्केट से कोप नहीं कर पाता है। इसलिए मेरा मानना है कि जो सुधार चाहिए वो ये सुधार नहीं चाहिए थे, कृषि में कुछ और सुधार चाहिए थे। लेकिन इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि देश में कृषि सुधारों की सख्त जरूरत है, और ये जरूरत क्यों है पीएम मोदी ने आज ये भी बताया। इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या
10 करोड़ से भी ज्यादा है। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। जाहिर है जमीन नहीं बढ़ने वाली, लेकिन उतनी ही जमीन से पेट भरने वालों की संख्या जरूर बढ़ती जाती है, लिहाजा किसान की आमदनी घट जाती है। ऐसे में कृषि कानूनों में सुधार या किसान की आय के दूसरे इंतजाम नहीं किए गए तो भारत जैसे देश के लिए मुश्किलों का पहाड़ बढ़ता ही जाएगा। ये सच है, भारत के लिए कृषि सुधार बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए कृषि के अर्थशास्त्र से कुछ आंकड़ों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 2019-20 में भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 18.4% का है, जबकि रोजगार में कृषि का शेयर 45.6% है। अब जरा आजादी के बाद से अब तक भारत के अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ रेट पर आप नजर डालिए। 1951 से लेकर आप देखिए 52 तक, 51-52 से लेकर 2016-17 तक इंडस्ट्री सेक्टर में भारत की ग्रोथ रेट जो है वो 6.1% रही। सर्विस सेक्टर को अगर आप देखें तो ये ग्रोथ जो है 6.2% की दर्ज हुई। लेकिन कृषि में ग्रोथ रेट जो है वो देखिए आप 2.9% ही रही है। आंकड़ों से ये साफ है कि आज भी देश के रोजगार में आधा हिस्सा कृषि का है, लेकिन इसकी ग्रोथ देखिए आप, ग्रोथ रेट जो है वो सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर के मुकाबले आधे से भी कम है। ऐसे में अगर कृषि सुधार ना हुए तो देश एक गंभीर समस्या की तरफ बढ़ चलेगा। कृषि कानूनों पर मोदी सरकार की आप यकीन मानिए बड़ी आलोचना हो रही है। उनके विरोधी इसे किसान आंदोलन की जीत बता रहे हैं, लेकिन सरकार के समर्थकों को जवाब नहीं सूझ रहा है। बीजेपी की सरकारों के मंत्री और सांसद मीडिया के सामने आ गए, लेकिन पार्टी की तरफ से इन कानूनों की वापसी के बाद कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। किसी को भी मोदी सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत सरकार के मुखिया माने जाते हैं। 300 सांसदों के साथ बीजेपी पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार चला रही है। तो फिर ऐसी मजबूत पार्टी और सरकार की क्या मजबूरी थी कि वो किसान आंदोलन के सामने झुक गई? क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने बड़े बड़े फैसले लिए, लेकिन मोदी कभी नहीं झुके। तो फिर इस बार ऐसा क्या हुआ? दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी। ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी, कानून बनाओ। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी। बेटियों को संपत्ति में अधिकार किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों को उनका यही अंदाज पसंद है, बिंदास, बेबाक, विपक्ष की धज्जियां उड़ाने वाला। संसद में कृषि कानूनों को सुधार बताते हुए प्रधानमंत्री ने उनका ऐसे ही बचाव किया था। अपने कृषि कानूनों को वो पहले दिन से किसानों के लिए सुधार बता रहे थे, उनके पीछे डटकर खड़े थे। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है कि अगर किसानों को अपनी उपज बेचने का विकल्प ऑनलाइन माध्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। साथियों, हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता? हम सब इस बातों से परिचित, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो बीमारी पैदा करता है, बहता हुआ पानी है जो जीवन को भर देता है, उमंग से भर देता है। लेकिन अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद सवाल ये पैदा होता है
कि क्या कृषि सुधारों की अब जरूरत नहीं है? क्या कृषि व्यवस्था में बदलाव अब जरूरी नहीं है? क्या अब कृषि सुधारों की कोई बात नहीं होगी? असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीति का बेबाक और बोल्ड अंदाज ही उनकी यूएसपी है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्रित्व काल में कई ऐसे फैसले लिए जिनका जमकर विरोध हुआ और उन्हें वापस लेने के लिए भी कहा गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। कृषि सुधारों को वापस लेने के बाद इसलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके तहत कृषि सुधारों को लागू करने के बाद उससे एक कदम पीछे खींचने पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत से बड़े फैसले किए। हर फैसले पर राजनीति हुई, दबाव भी बना, लेकिन वो डिगे नहीं। जैसे नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला किया जिसका खूब विरोध हुआ, देश में हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, विपक्ष का दबाव पड़ा, लेकिन सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया। इसी तरह से सरकार ने जीएसटी लागू करके एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म किया। इसका भी विपक्ष ने जमकर विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे वापस नहीं लिया। सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक कानून बनाया। इसका भी राजनीतिक और धार्मिक तौर पर विरोध हुआ, लेकिन सरकार नहीं मानी और यह कानून आज भी लागू है। सरकार सीए यानी नागरिकता संशोधन विधेयक लेकर आई। इसका भी पूरे देश के मुसलमानों ने बड़ी संख्या में विरोध किया। जगह जगह महीनों तक धरने हुए, लेकिन सरकार डटी रही और कानून वापस नहीं लिया। फिर कोरोना आया तो सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया। कहा गया कि 21 दिन में कोरोना की चेन टूट जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। देश में महीनों तक लॉकडाउन रहा, करोड़ों लोग बेघर हुए, उनकी नौकरी गई, लेकिन सरकार ने इस फैसले को हमेशा जरूरी बताया। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि कृषि सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बनाए गए कानूनों को वापस ले लिया गया? इसे चुनावी मजबूरी कहा जा रहा है। बीजेपी के अंदर बैठे लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का समर्थन करने वालों को ये फैसला पसंद नहीं आया है। नरेंद्र मोदी स्टाइल की जो राजनीति हो रही थी अब तक, और उस राजनीति में जो भरोसा जता रहे थे, उनको ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस फैसले पर टिके रहेंगे, कृषि कानूनों को कृषि सुधार बताते रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे। दोनों बातें तो अब सच नहीं हो सकती। कृषि कानूनों को लागू करते वक्त ये कहा जा रहा था कि ये किसानों के हित में है। अब उन्हें हटाते हुए भी अगर यही कहा जाए तो कैसे माना जाए? या तो आप पहले गलत थे या फिर अब गलत है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूप उनके कई समर्थकों को कमजोरी की निशानी भी लगा है। इतने बड़े फैसले पर इतने दिनों के बाद यू टर्न लेते हुए मोदी सरकार पहली बार दिखी है। प्रधानमंत्री मोदी भी यही कह रहे थे कि वो किसानों को नहीं समझा पाए और उनके कृषि मंत्री भी यही कह रहे हैं। मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। अब बहस इस बात पर हो रही है कि क्या कानून सही थे, बस सरकार समझा नहीं पाई, या फिर कानून में ही कोई खामी थी, इसलिए किसानों ने सरकार का कोई तर्क नहीं सुना। लेकिन क्या कृषि कानूनों में सुधार का भारत ने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया? कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी के सदस्य हैं अनिल घड़मट, जो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी में भी कृषि सुधारों को लागू करने की हिम्मत नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसानों के हित में कुछ सुधार किए गए थे, लेकिन आंदोलनकारी किसानों के दबाव के सामने सरकार झुक गई है। किसानों के लिए हानिकारक बात हुई है। लाखों किसान इन पुराने कानूनों के वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, और अब ये कानून वापस लिए गए तो किसी भी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो अगले 50 साल तक कोई भी कृषि कानून में सुधार करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसी राय सिर्फ एक ही कृषि विशेषज्ञ की नहीं है।
ये विजय सरदाना हैं, जाने माने अर्थशास्त्री। वो भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। जिस तरह से तीनों कानूनों को वापस लिया गया है, निश्चित रूप से इससे जो भारत के खिलाफ शक्तियां हैं उसका मनोबल बढ़ेगा। और क्या सरकार अब तीनों कानून वापस होने के बाद किस तरह से इस आंदोलन के जरिए जो दिल्ली का घेराव हुआ है इसको हटाएगी? मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत कर पाएगी किसी भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लाने की, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो। लेकिन इस मामले पर अर्थशास्त्री भी बटे हुए हैं। प्रोफेसर विजय सरदाना और अनिल घनवट जैसे विशेषज्ञों को ये दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जो इसे सही कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सुधार थे ही नहीं, बल्कि ये कॉर्पोरेट को बढ़ावा देने वाले बिल थे। जो सुधार चाहिए वो ये सुधार नहीं चाहिए थे कृषि में, कुछ और सुधार चाहिए थे जिससे कि जो गरीब किसान है, छोटा किसान है, तो उसकी सुधार हो सके। ये जो सुधार जो बात इन 3 बिलों में की गई है, ये वो कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए किए गए। तो इससे मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने किया है वो सही किया है। मेरा मानना है कि सरकार को पहले ही ये जान लेना चाहिए था, मान जाना चाहिए था कि जिसको वो रिफॉर्म कह रहे हैं वो एक्चुअली रिफॉर्म नहीं थे। और लेकिन सरकारें और सरकार के जो पॉलिसी मेकर्स हमारे जो सरकार में बैठते हैं, उनका जो है इतना कॉर्पोरेट का दबाव रहता है कि उनको उसके आगे कुछ नजर ही नहीं आता है। देखिए, विपक्ष का आरोप है कि सरकार का फैसला चुनाव को देखते हुए लिया गया। सरकार के फैसले और वोट का गुणागणित आपको देखना चाहिए। तो कृषि कानून को वापस लेना मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या फिर चुनावी मजबूरी? इसका जवाब हर कोई अपना नफा नुकसान देखकर दे रहा है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव है और चुनाव के हार के डर से केंद्र सरकार ने सरेंडर किया है। किसान इस बात को लेकर खुश है कि सरकार ने 14 महीने बाद आखिरकार उनके सामने घुटने टेक दिए। उधर बीजेपी को उम्मीद बंधी है कि इस फैसले के बाद किसानों की नाराजगी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिलहाल किसान इस लड़ाई को खत्म करने के मूड में नहीं है। दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर किसान इसे जश्न के तौर पर मना रहे हैं। एक तो आज गुरु पर्व है, इसी दिन कृषि कानून की वापसी के ऐलान ने किसानों की खुशी को दोगुना कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें यहाँ किसानों ने कैंडल जलाकर अपनी दोहरी खुशी जाहिर की है। यहाँ आतिशबाजी भी हुई है। इसके अलावा पंजाब में किसानों ने अपनी जीत का जश्न मनाया है। मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट में इन तमाम तस्वीरों के साथ हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि किसानों के आगे का प्लान क्या है। बिल वापसी अभी टीवी पे हुआ है, संसद में नहीं हुआ। बस ये बना था कानून, जब वो कागज में रद्द होगा उस दिन माना जाएगा वापस हो गया। हमारी मांगे तो जो कि तू अभी बनी हुई है, जो एमएसपी को लेके है, जो हमारे इतने किसान शहीद हो गए हैं, जो अभी तक हम लोगों ने खोया है, वो हमें मिला नहीं है। प्रधानमंत्री ने तो बहुत कुछ बोला था, 15 लाख का भी बोला था, आपको मिल गया? केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा यूपी पंजाब आपसे खिसकता दिख रहा था। जब वोट का इनको नुकसान दिखाई देगा तब इनको अकल आ जाती है। गाजीपुर बॉर्डर के इस बैनर पर लिखा तो ये है कि बिल वापसी तो घर वापसी, लेकिन अब इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़े लोगों के मन में शंका बनी हुई है। उन्हें लगता है कि तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला चुनावी है और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर चुनावी मजबूरी। किसानों का इस बिल वापसी को लेकर क्या कहना है और इसके पीछे सरकार के तर्क क्या हैं, ये समझने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि किसान अब चाहते क्या हैं। किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मांग है कि संसद में औपचारिक रूप से कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी को लेकर सरकार कानून बनाए, बिजली संशोधन बिल को वापस लिया जाए।
संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके कहा है कि सरकार की जिद की वजह से करीब 700 किसानों की जान चली गई। आंदोलन वापस नहीं होगा। सरकार के साथ चर्चा होगी तो क्या मुद्दे पे आप चर्चा करना चाहते हो? मुद्दा होगा एमएसपी का मुद्दा होगा, बिजली अमेंडमेंट बिल का इश्यू होगा, सीड बिल का होगा, दूध की पॉलिसी होगी, पोल्यूशन की होगी, तो बहुत से सवाल है। जमीनें जा रही है, हम जिस क्षेत्र में पाल घर में है यहाँ पे जमीनें जा रही है, उसका कैसे समाधान होगा? तो ये बहुत से सवाल देश के हैं जो सरकारों से बातचीत होनी है जिन पर। गाजीपुर, सिंघू, टीकरी, दिल्ली के इन तमाम बॉर्डर्स पर आंदोलन से जुड़े लोग अभी भी डटे हुए हैं। ये लोग आंदोलन वाली जगह से तब तक हटने को तैयार नहीं जब तक संसद से कानून वापस नहीं होंगे। लोग 1 साल से मोर्चे पे बैठे हुए हैं, कब तक वापसी होगी? जिस दिन मोदी जी चाहेंगे कि हम लोग जो जैसे आज ये फैसला सुनाया, छोटा सुनाया, जिस दिन पूरा सुना देंगे हम लोग घर चले जाएंगे। जिस दिन सुनाएंगे, अभी ये छोटा सुनाया कि अभी मुंह खोला है, अभी बोलना शुरू हुआ है, तो अभी हमें उम्मीद है कि मोदी जी जल्दी एमएसपी का कानून भी बनाएंगे और हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों का एक बड़ा वर्ग भी अभी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी तो बहुत कुछ बाकी। अभी तो इस सरकार ने इतने कर्म कांड कर दिए हैं किसान के, उन कर्म कांडों पे अभी बहुत कुछ बात होना बाकी है। करना भाई ये बताइए, अभी आप लोग जो लोग आपके साथी बैठे हुए हैं आंदोलन पर, उनको आप उठने की अपील करेंगे या तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये आगे संसद से फाइनल नहीं हो जाए? नहीं, हम लोग अभी बैठ के बात करेंगे। अभी बैठ के बात करेंगे कि आगे हमारी रणनीति क्या होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की आगे की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यों वाली कमेटी कल बैठक करेगी। पंजाब के किसान संगठन भी बैठक करेंगे। इसके बाद ही किसान मोर्चा अपनी आगे की रणनीति साफ करेगा। तो क्लियर है, किसान आंदोलन से जुड़े लोग घर लौटने को तैयार नहीं है। उधर दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत जोरों पर है। तमाम विपक्षी दल बार बार यही दोहरा रहे हैं कि सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं, क्योंकि यूपी और पंजाब में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। लेकिन सरकार के मंत्री इसे पीएम मोदी की स्टेट्समैनशिप बता रहे हैं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके। कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद अमित शाह ने सबसे पहले जो 2 ट्वीट किए, उसमें शाह ने इस फैसले को इसे पीएम मोदी की स्टेट्समैनशिप बताया। लेकिन उनके विरोधियों ने इसे यूपी और पंजाब के चुनाव से जोड़कर सामने रखा। सबसे पहले यूपी के 3 प्रमुख विरोधी दलों के नेताओं को सुनिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव और अन्य प्रदेशों के चुनाव को देखते हुए, नाराजगी को देखते हुए इनकी कोशिश है कि जनता में ये संदेश जाए कि उनके कानून जो काले हैं वो वापस ले रहे हैं, केवल वोट के लिए और चुनाव की वजह से वापस ले रहे हैं। फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को? क्या फायदा मिलेगा? जनता जागरूक है, जानती है, सड़कों पे थी। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को। अखिलेश यादव आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो जिस कुर्सी पर उन्हें बैठना था उसके पीछे लिखा था, साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव के बाद फिर लाएंगे बिल। विरोधी दल इसे मोदी सरकार की हार बता रहे हैं। उनका तर्क है कि इसके पीछे चुनाव हारने का डर छिपा है। अगर चुनाव ना होता तो ये फैसला भी ना होता। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक 20 सितंबर 2020 को इस बिल के पास होने के बाद भी बीजेपी ने कई चुनाव जीते हैं। मई 2021 में असम में विधानसभा चुनाव हुए। कुल 126 सीटों में से बीजेपी वहां 93 सीटों पर लड़ी, 60 पर जीती। मई 2021 में पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव हुए। कुल 294 सीटों में से बीजेपी 291 पर लड़ी,
और 77 सीटों पर जीती। मई 2021 में ही पुडुचेरी में भी चुनाव हुए। कुल 30 सीटों में से वहां बीजेपी 9 सीटों पर लड़ी और 6 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा भी असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के उपचुनावों में भी बीजेपी को जीत मिली। कई राज्यों के स्थानीय निकाय चुनावों में भी बीजेपी को अच्छी खासी जीत हासिल हुई। लेकिन इन तमाम आंकड़ों के बावजूद सूत्र ये भी कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हालात कठिन दिख रहे थे। यहां जाट सिख लामबंदी ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। सूत्र कहते हैं कि पिछले दिनों बीजेपी की किसान यात्रा से पार्टी को जो इनपुट्स मिले थे वो सकारात्मक नहीं थे। इसीलिए इन तमाम इनपुट्स के बाद सरकार में करीब 1.5 महीने पहले से उच्च स्तर पर कृषि कानूनों को वापस लेने की सहमति बननी शुरू हो गई थी। केंद्र का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में थोड़ा नुकसान का मतलब होता है दिल्ली की राह मुश्किल हो जाना। माना जा रहा है कि इसलिए बीजेपी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे चुनाव में उसे फायदा होगा, लेकिन विरोधी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। मतलब इस चीज को देख रही कौन लोग खुल के लगातार किसानों का पक्ष पिछले 1 साल में ले रहे थे, लेकिन ये संभव नहीं। अब जो विश्लेषक ये कहेंगे अगर कि इससे बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, यही पूछने जा रहा था जी। पहले आप चोटिल करोगे, फिर घाव पे पट्टी लगाओगे और कहोगे देखो कितना अच्छा काम कर दिया, संभव नहीं है। अपनी जमीन को बचाने के लिए हालत मजबूरी में प्रधानमंत्री ने अपने ईगो को बोलते ना, अपने प्राइड को उन्होंने स्वॉलो करके इस कानून को वापस लिया है। ये पहले दिन से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून रहा है और अगर ये कानून नहीं बनता तो प्रधानमंत्री 700 किसानों की जान नहीं देना पड़ता उन लोगों को। विपक्ष हर चीज को चुनावी दृष्टि से देखती है और दृष्टि से जो उसकी वो है उसमें विभिन्न प्रकार के रूप भी धारण कर लेती है और किसी चीज को दुष्प्रचारित करने के लिए वो कोई भी कसर छोड़ती नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उसमें विकास के नाम पर कोई वो मुद्दा उनके पास में है नहीं। जो लोग इसे सिर्फ पंजाब के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि पंजाब में वैसे भी बीजेपी फिलहाल 4थे नंबर की पार्टी है। उसे वहां आने वाले वक्त में सत्ता हासिल करनी है और इसके संकेत कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दे दिए हैं। आज से मैं तो 3 महीने से कह रहा हूँ कि हम जब मैंने कहा था पहला है किसानों का मसला, उसके बाद हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। जो आपने कहा था आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अब पूरा कर दिया है और अभी आगे का रास्ता इससे ज़्यादा और क्या करें? ये तो जो तीनों बिल थे, तीनों बिल विड्रॉ कर लिए, तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? कैप्टन ये संदेश देना चाहते हैं कि इस फैसले के पीछे उनकी कोशिश है, लेकिन उनके विरोधियों की पूरी कोशिश है कि इसका क्रेडिट कैप्टन न ले जाए। इसलिए उनसे 36 का आंकड़ा रखने वाले नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब में कैप्टन के विरोधी इसे अपने अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह उन्होंने भी कहा कि सीट शेयरिंग पे भी बात हो सकती है बीजेपी के साथ, क्या कहें? वो तो पहले भी बीजेपी के साथ ही थी। अगर अमरिंदर सिंह चाहते तो ये कानून और ये आंदोलन इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए था। अगर अमरिंदर सिंह चाहते, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कभी भी अमित शाह से या मोदी से बात करने की कोशिश नहीं की। जब मुख्यमंत्री से पद से उतर गए तब कहते हैं मैं रिपील की बात करूंगा, ये करूंगा। तो अमरिंदर जी का चेहरा बेनकाब हो गया। ये राजनीति का हिस्सा है कि अगर बात ना मानी जाए सरकार की तरफ से या सरकार के मुखिया की तरफ से तो तानाशाह, और अगर मान ली जाए तो घुटने टेक दिए। फॉर्म पर यह पूछा कि क्या कृषि कानूनों की वापसी ने भविष्य में कृषि सुधारों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसके जवाब में कू रिएक्शन ऑफ द डे के लिए हमने कू यूजर राम तपस्या सिंह को चुना है। उन्होंने लिखा है, जी नहीं, किसी कानून की वापसी या लागू होने से सुधार के दरवाजे बंद नहीं हो जाते। आप भी मास्टर स्ट्रोक की स्टोरी पर अपनी राय कू के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। करना आपको बस ये है कि @ABP न्यूज़ हैंडल को फॉलो कीजिए। हम रोज़ यहाँ पर हमारा मुद्दा क्या रहने वाला है वो आप तक पहुंचा देंगे और आप उसी मुद्दे पर अपनी राय हमें भेज दीजिएगा। रात 9 बजे सबसे बेस्ट राय को, सबसे बेस्ट रिएक्शन को मास्टर स्ट्रोक में शामिल किया जाए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।